डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेसन अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम क्लास 10th की चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जो कि जी.एल. फ्यून्स के द्वारा लिखित है, उस चैप्टर का कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि इस लेसन को हम स्टार्ट करें, कुछ चीज़ें हमें जान लेनी होंगी। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोगों का ऐसा कहना है कि विश्वास के द्वारा पर्वतों को भी हिलाया जा सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें विश्वास किस में रखना चाहिए, ये हमें सोचना होगा। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। ये जो लेसन है, इस लेसन में इसी प्रश्न पर पूरी कहानी बड़े ही चतुराई के साथ डेलिकेट की गई है, अर्थात पोज की गई है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम लेसन पढ़ें, कुछ और भी बातों को हमें ध्यान रखना होगा। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड। लेंचो एक फार्मर है, एक किसान है जो ईश्वर को पत्र लिखता है जब उसके फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, और वो 100 पीसोज की डिमांड करता है कि उसे 100 पीसोज चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। अब प्रश्न ये है कि क्या लेंचो का पत्र गॉड तक पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या ईश्वर ने उसे पैसे भेजे। थिंक ऑफ योर ओन आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। आपको इन प्रश्नों का जवाब सोचना होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और आप ये अनुमान लगाइए कि ये जो कहानी है ये कैसे कंटिन्यू होगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इससे पहले कि आप इसे पढ़ना शुरू करें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। अब हम इस लेसन को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पूरी टेक्स्ट को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि फर्स्ट लाइन आपको दिख रही होगी, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अर्थात ये जो लेंचो का घर है वो एंटायर वैली में, अर्थात पूरे घाटी में, संपूर्ण घाटी में ओनली वन, केवल एक है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है। सेट ऑन, अर्थात जो कि स्थित है, द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है पीक, अर्थात चोटी पर स्थित है, ऑफ अ लो हिल, अर्थात नीची, एक बहुत ऊंची भी नहीं है और बहुत नीची भी नहीं है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक नीची पहाड़ी पर स्थित है। उस लेंचो के परिवार की जो घर है एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, ये बताने का प्रयास यहाँ पे किया गया। सबसे पहले हमने जाना कि ये जो लेंचो है, जो अभी लेंचो का नाम आया नहीं है, लेकिन आप चूंकि जान रहे हैं कि लेंचो की ही कहानी पढ़ रहे हैं तो आप समझने का प्रयास करें। जो लेंचो का घर है वो एक लो हिल की चोटी पर, यानी नीची पहाड़ी की शिखर पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, और उस हाइट से, उस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था। एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यहाँ पे ये कॉर्न वर्ड है, आप इसे ध्यान दें, ये मिसप्रिंट है, CORN लिखा हुआ है, अर्थात वहाँ से पके हुए फसलों की खेतों को देखा जा सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो कि फ्लावर्स से भरे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छे फसल का प्रॉमिस कर रहे थे, एक अच्छे फसल का वादा कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी पृथ्वी को, वाज अ डाउनपोर आर एटलीस्ट अ शॉवर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार
बारिश, अर्थात बहुत बारिश की ज़रूरत थी, या तो कम से कम एक बारिश की बौछार की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरे दिन, थ्रू आउट द मॉर्निंग अर्थात सुबह से ही जो लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फील्ड्स को, अपने खेतों को बहुत ही नज़दीक से जानता था, बहुत ही घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व की ओर आकाश में केवल देखा और केवल देखता रहा, इसके सिवा उसने कुछ नहीं किया सुबह से, ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात जो लेंचो है वो इस उम्मीद में है कि कब बारिश होगी और हमारे फसलों को बारिश मिल पाएगा। अब आप ध्यान दें, नेक्स्ट पैराग्राफ में ये जो लेंचो है ये कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें कुछ बारिश होने वाली है और हमें कुछ वाटर अर्थात कुछ पानी मिलने वाले हैं, रियली मतलब वास्तव में। अब यहाँ पे लेंचो कहता है कि अब हमें कुछ पानी अर्थात अब बारिश होने वाली है और हमें पानी मिलने वाले हैं। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो ये महिला है अर्थात जो औरत है, उसकी जो पत्नी है, वो अभी सफ़र प्रिपेयर कर रही थी, यानी रात्रि भोज की तैयारी कर रही थी। रिप्लाइड, और वो जवाब देती है, एस गॉड विलिंग्स, हाँ यदि ईश्वर की मर्जी हुई तो। वो कहती है कि यदि ईश्वर की मर्जी हुई तो हमें वाटर मिल जाएगा, हमें बारिश मिलेगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब वो महिला अर्थात जब उसकी पत्नी उन सबको डिनर के लिए पुकारती है, बुलाती है, उससे पहले बड़े बच्चे खेतों में कार्य कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये मील के दौरान अर्थात भोजन के दौरान ही, मील का तात्पर्य है यहाँ पे शाब्दिक अर्थ भोजन होता है, तो जब ये भोजन करने बैठे, भोजन के दौरान ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, अर्थात वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल जो क्लाउड्स के अर्थात जो बादल थे उसके बड़े बड़े पर्वत के रूप में नजर आने लगे। हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, अर्थात बादल के बड़े बड़े पर्वत नजर आने लगे नॉर्थ ईस्ट साइड में। कुड बी सीन अप्रोचिंग, और वो ऐसा लग रहा था जैसे नज़दीक आते हुए आभास हो रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, उस समय जो हवा चल रही थी वो बहुत ही ताज़ी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो लेंचो है वो किसी और चीज़ के लिए बाहर नहीं गया, बल्कि केवल इस बात के लिए बाहर गया, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो अपने शरीर पर रेन को, वर्षा को महसूस करना चाहता था और प्लेजर अर्थात आनंद मनाना चाहता था। इसीलिए जब बारिश होने लगता है तो भोजन छोड़ करके बाहर निकल जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया तो एक्सक्लेम्ड किया, अर्थात खुशी से वो चीखा, चिल्लाया और बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से रेन ड्रॉप्स फॉल नहीं हो रहे हैं, वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़े ड्रॉप्स हैं, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं और जो छोटे हैं उनकी कीमत उसने 5 सेंट्स लगाया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उसके फसलों को
बारिश की इतनी ज़रूरत थी कि यदि बारिश नहीं होती तो उसके फसल बर्बाद हो जाते। यही कारण है कि वर्षा की बूंदों को पैसों से तुलना करता है और ये बताने का प्रयास करता है कि जो बिग ड्रॉप्स हैं, जो बड़े ड्रॉप्स हैं, अर्थात जो बड़ी बूंदें हैं वर्षा की, वो 10 सेंट की हैं और जो छोटे छोटे बूंदें हैं वो 5 सेंट्स की हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि भरा भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो पके हुए फसलों के खेतों को रिगार्ड करता है, देखता है, विद इट्स फ्लावर्स, जिसमें फल भी माफ़ करिएगा जिनमें फूल लगे हुए थे, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और अब ये फसल जो था अर्थात उसका जो फील्ड था वो पूरी तरह से वर्षा रूपी पर्दे से, कर्टेन से ढक चुका था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से एक तेज हवा, तीव्र हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और साथ ही साथ अब जब तेज हवा बहने लगी, जब तेज हवा चलने लगी तो बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स अर्थात ओले भी गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और ये जो ओले हैं, हेल स्टोन हैं, ये न्यू सिल्वर क्वाइंस रिजेंबल हो रहे थे, अर्थात सिल्वर के नए सिक्के आभास हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्वेज, जो लड़के थे वो अपने आप को एक्सपोज करते हुए अर्थात अपने कपड़ों को उतारते हुए, टू द रेन, बारिश के लिए, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, अर्थात ये जो जमी हुई पर्ल थी, मोती थी, अर्थात जो ये बर्फ के टुकड़े थे, ओले, जिसे फ्रोजन पर्ल के रूप में यहाँ कहा गया है, इन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए ये लड़के अपने कपड़ों को उतार करके बारिश में कूद जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, अब ये जो मैन है अर्थात जो लेंचो है वो ये एक्सक्लेम्ड करता है, ये कहता है कि ये अब जो हो रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड, ये अब वास्तव में ठीक नहीं हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, ये कहता है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ ये जो ओले गिर रहे हैं ये जल्दी से बंद हो जाएं। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों ऐसा नहीं होता है। ये जो ओले हैं, कह रहा है, फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, अर्थात घंटों तक ये जो हेल है, ये जो ओले हैं, ये बरसते रहे घरों के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड पहाड़ी साइड में, कॉर्नफील्ड फसलों के ऊपर, और होल वैली यानी संपूर्ण घाटी में। 1 घंटे तक, घंटों तक ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत थे वो सफ़ेद हो चुके थे। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो वो बर्फ़ से, माफ़ करिएगा, मानो वो नमक से कवर्ड हो गए हों, अर्थात जिस प्रकार से नमक का कलर वाइट होता है उसी प्रकार से ओलों ने पूरे फील्ड को वाइट कर रखा था। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर एक पत्ते तक नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था, जो फसल था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो प्लांट्स से जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो का जो सोल है, जो आत्मा है, वो सैडनेस से अर्थात दुख से भर चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये स्टॉर्म अर्थात जब ये तूफान थमा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो फील्ड के मध्य में, बीच में खड़ा होता है। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने सन्स, अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकट्स, अर्थात टिड्डों का यदि झुंड, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर वो हमारे खेतों में लगा होता तो वो भी इन ओलों से कहीं ज़्यादा छोड़ा होता। अर्थात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ओले ने उसके फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। यही कारण था कि वो कहता है कि यदि अ प्लेग ऑफ लोकट्स, अर्थात टिड्डों का एक समूह भी हमारे खेतों में लगा होता तो वो भी कुछ न कुछ हमारे लिए छोड़ देता। द हॉल हैज, माफ़ करिएगा यहाँ पे हेल है, ये मिसप्रिंट है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास खाने को फसल नहीं होंगे।
दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, ये रात उन लोगों के लिए एक भयावह एक रात थी, एक ऐसी रात थी जिसे वो कभी भुला नहीं सकते थे। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वो कहता है हमने जो कुछ भी किया उसका फल हमें कुछ नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अभी आपने देखा कि संपूर्ण घाटी में लेंचो का जो घर है वो ओनली वन है, अर्थात एक ही घर है उस पूरे घाटी में। ऐसी स्थिति में यदि इसके पास खाने को कुछ नहीं होगा तो हेल्प करने वाला भी वहाँ आसपास कोई नहीं है। इसी वजह से ये कहता है कि कोई ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम पूरे वर्ष हम भूखे रहेंगे, इस वर्ष हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले घर में जितने भी लोग रहते थे उन सभी के दिलों में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में, उस अकेले से सुनसान घर में जो लोग रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, उनमें एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि हमें ईश्वर से सहायता मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger, that's what they say, no one dies of hunger। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे लेंचो ये कहता है डोंट बी सो अपसेट, इतना ज़्यादा परेशान मत हो, इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये भले ही आभास हो रहा है कि हमारा टोटल लॉस हो चुका है, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। रिमेंबर वन, लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वाई दे से, और यही कारण है कि वो कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उस घर में जितने भी लोग थे उन सबके दिलों में ईश्वर के प्रति अथाह विश्वास था, और यही कारण था कि वो कहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपने केवल एक उस आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो सिंगल जो होप था वो क्या था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो था हेल्प ऑफ गॉड, अर्थात ईश्वर की सहायता। हुज आइज, वो कहता है कि ईश्वर की जो आँखें हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, जैसा कि वो जानता था, सी एवरीथिंग, अर्थात ईश्वर की आंखें हर कुछ देख सकती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के कंसाइंस में, अर्थात किसी के अंतरात्मा में भी अगर कोई बात छिपी हुई है उस बात को भी ईश्वर देख सकता है, ऐसा लेंचो का मानना होगा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था, अर्थात लेंचो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता था अपने खेतों में, वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता था इन द फील्ड्स, अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना आता था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप ध्यान दें, लेंचो सुबह से शाम तक अपने खेतों में रहता था, मेहनत करता था, परिश्रम करता था, इसके बावजूद उसे लिखना आता था। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को, एट डे ब्रेक, प्रातः होते ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद ही लेकर के टाउन को जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और फिर उसे उस मेल में यानी पत्र पेटी में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, इसमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को लिखा गया एक पत्र है, और इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है उस लेटर में। अब आप देखिए उस लेटर में उसने क्या लिखा, उसकी चर्चा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में की गई है। गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसोज, हमें 100 पीसोज की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को फिर से शो करने के लिए, अर्थात बोने के लिए, एंड टू लाइव अनटिल द
क्रॉप कम्स, और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाते तब तक जीवित रहने के लिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने अर्थात ओले ने, अब आगे 3 डॉट लगे हुए हैं अर्थात आगे की जो बातें हैं वो आप समझ सकते हैं। वो ये कह रहा है कि क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, ओले ने हमारी पूरी फसल को बर्बाद कर दी है, इसलिए हमें 100 पीसोज की ज़रूरत है ताकि हम अपने खेतों को फिर से बो सकें और हम जब तक फसल तैयार नहीं होता तब तक हम जीवित रह सकें, इसलिए मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, वो इनवेलप पे लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिखता है, पुट द लेटर इनसाइड, और उस लिफाफे के अंदर लेटर को रखता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान है, वेन टू टाउन, नगर को जाता है, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पे पहुंचता है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उस पत्र के ऊपर एक टिकट लगाता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर उसे मेल बॉक्स में, पत्र पेटी में छोड़ देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन, उसमें से एक एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी पोस्ट ऑफिस का, डाकघर का, जो कि पोस्टमैन है, डाकिया है, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जिसने उसे पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी की थी, सहायता भी की थी, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, लॉफिंग हर्टली, और ठहाके मारकर हंसता हुआ जाता है, एंड शोड हिम द लेटर, और जाकर के उस पत्र को अपने पोस्टमास्टर को दिखाता है, अपने बॉस को दिखाता है, टू गॉड, जो कि ईश्वर को लिखा गया था। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन में उसने कभी भी नहीं देखा था, एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, अर्थात ईश्वर कहाँ रहते हैं, उन्हें कहाँ पत्र देना है, ये उसने अपने पूरे कैरियर में, अपने पूरे सर्विस में ऐसा एड्रेस उसे कभी नहीं मिला था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था अर्थात जो पोस्ट ऑफिस का जो हेड था, जो उसकी यहाँ पे अपीयरेंस दिखाई गई है, ऑफ फैट, वो मोटा था, एमिएबल फेलो, एक बड़े ही एमिएबल टाइप का पर्सन था, अर्थात मित्रवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति था, किसी के साथ भी घुल मिल जाने वाला व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ठहाके मारकर हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन इमीडिएटली मतलब तुरंत ही वो सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वो अपने उस लेटर को डेस्क पे टाइप करता है, अर्थात अपने डेस्क के ऊपर उस लेटर को थपथपाता है, कमेंटेड, और ये कमेंट करता है, ये टिप्पणी करता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, और ये कहता है कि मुझे, आई विश, मैं ये चाहता हूँ कि इस व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखना चाहिए, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा, स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने चाहा कि हम ईश्वर के नाम से एक पत्राचार शुरू करेंगे इस व्यक्ति के लिए, और इस व्यक्ति का जो ईश्वर में विश्वास है उस विश्वास को हम बनाए रखेंगे, ऐसा उसने सोचा। बट अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इस पैराग्राफ में आपको ये मालूम चलेगा कि इस पत्र का जवाब देने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर के फेथ को, लेखक के विश्वास को ईश्वर में बनाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके माइंड में एक विचार आया, आंसर द लेटर, अर्थात हम इस पत्र का जवाब देंगे। बट व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब पत्र को उसने खोला, इट वाज एविडेंट, तो ये साक्ष्य था, ये गवाह था इस बात का, दैट टू आंसर इट, इस पत्र का जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसे गुडविल के अलावा भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, अर्थात जो उसके भलाई का जो सद्विचार उसके अंदर है, उस विचार से केवल इस पत्र का जवाब नहीं दिया जा सकता, इंक एंड पेपर, और इंक पेपर की सहायता से जवाब नहीं दिया जा सकता, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन अपने वो रिजोल्यूशन पर, अपने निश्चय पर टिका रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से वो मनी के लिए कहता है, पैसे के लिए कहता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का कुछ हिस्सा वह स्वयं भी देता है। एंड सेवरल फ्रेंड
फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और भी उसके अनेकों मित्र थे जो इस तरह के चैरिटी के लिए यानी कि दयालुता के कार्य के लिए कुछ देने में अपने आप को ओब्लाइज्ड समझते थे, अर्थात अपने आप को इस लायक समझते थे कि हमें कुछ न कुछ सहायता करनी चाहिए। उन सबसे ये कुछ पैसों को कलेक्ट करता है। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ में ध्यान दें, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होने वाला है आपके लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोज। इतना सब कुछ करने के बाद भी उस व्यक्ति के लिए 100 पीसोज इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए आधे से थोड़ा ज़्यादा वो भेजने में सक्षम हो पाया, अर्थात 100 पीसोज वो पूरा कलेक्ट नहीं कर पाया, उसे नहीं मिल पाया, तो उसने आधे से कुछ ज़्यादा पैसा उस लिफाफे में रख करके उसे भेजना चाहा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप। एक एनवेलप में, एक लिफाफे में पैसे को रखता है। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को एड्रेस्ड करता है, अर्थात उस लिफाफे के ऊपर लेंचो का नाम और पता लिखता है। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उस लिफाफे में एक लेटर डालता है और उस लेटर में केवल और केवल एक वर्ड था, और वो क्या था? गॉड। सिग्नेचर के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में उसने केवल गॉड लिखा और उसे पैसे के साथ लिफाफे में पैक किया। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन सुबह, लेंचो केम अ बीट अर्लियर, लेंचो थोड़ा सा पहले आया, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। जिस समय पर लेंचो पोस्ट ऑफिस में जाया करता था, उस समय से थोड़ा सा पहले ही अगले संडे को वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचा और ये जानना चाह रहा था कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन ही था हिमसेल्फ, स्वयं, जिससे उसने प्रश्न किया। हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, उसने, अर्थात जो पोस्टमैन था जिसने उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, उस पोस्टमैन ने उसके हाथ में उस लेटर को रखा जो लेटर इन लोगों ने खुद ही पैक किया था उसकी सहायता करने के लिए। और जो पोस्टमास्टर था वो पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग कर रहा था, अनुभव ले रहा था, द कंटेनमेंट ऑफ मैन, एक व्यक्ति के कंटेनमेंट का, संतुष्टि का, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से ही देखने का प्रयास कर रहा था। बट क्या हुआ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जब उसके हाथ में लिफाफा मिला तो लेंचो को तनिक भी स्लाइटेस्ट, अर्थात तनिक भी सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा विश्वास था, अकाट्य विश्वास था जिसे कोई हिला नहीं सकता था। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि वो क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है कि ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को डिनाइड कर सकता है, इनकार कर सकता है, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट किया है, जिसके लिए उसने प्रार्थना किया है। अर्थात जब, चूंकि आपको पता है इस लिफाफे में हाफ से थोड़ा ज़्यादा, अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब 100 पीसोज का जब इसने डिमांड किया तो 100 पीसोज पूरी कंप्लीट कलेक्शन नहीं हो पाई थी, इसलिए कुछ आधे से बढ़ कर के, यानी 50 प्लस कुछ रहा होगा। कितनी रही थी अभी आपको देखने को मिलेगा, उतने ही मनी उसने भेजने में उसे भेजा गया था। और उस मनी को देख करके उसे क्रोध आया, इस बात से क्रोध हुआ कि ईश्वर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता, ईश्वर से मैंने जो कहा, जो रिक्वेस्ट किया, उस रिक्वेस्ट को ईश्वर डिनाइड नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। अर्थात ईश्वर में इतना ज़्यादा इसका अथाह विश्वास था, उस विश्वास को आप बहुत ही मार्मिक रूप से समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के माध्यम से। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, और तुरंत ही, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वहाँ पेपर और इंक लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो सार्वजनिक राइटिंग टेबल होती है, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब कभी भी आप किसी बैंक में गए होंगे, किसी पोस्ट ऑफिस में गए होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं, आपको अंदर या बाहर में एक बड़ी सी टेबल दिखाई दी होगी,
जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी जमा पर्ची, अपनी विड्रॉल फॉर्म या कुछ भी, या किसी लेटर या लिफाफे के ऊपर कुछ लिखना हो, या उसे स्पीड पोस्ट करना हो, उसे चिपकाना हो, यानी जितने भी काम होते हैं वो आपके लिए ही वहाँ पे सुविधा दी जाती है कि आप उस पर्टिकुलर राइटिंग टेबल के ऊपर से कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से पब्लिक होती है, अर्थात सार्वजनिक होती है। तो वो राइटिंग, जो पब्लिक राइटिंग टेबल है, वहाँ पे जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौं को एकदम सिकुड़े हुए है। कास्ड बाई एफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, चूँकि उसके मन में जितने क्रोध हैं, जिस तरह की भावनाएं अभी पैसे को देख करके आई हैं, उन पैसों की भावनाओं को पेपर में उतारने के लिए उसका जो प्रयास है, उस प्रयास में उसके पूरे भाव जो हैं वो सिकुड़ चुकी हैं, वो पूरी तरह से क्रोधित नज़र आ रहा है। व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो, जब उसने लेटर को फिनिश किया अर्थात लिखा, तो फिर से वो विंडो के पास गया। टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसको उसने जीभ से चाटा। एंड देन अफिक्स टू द एनवेलॉप, और फिर उसे इनवेलॉप के ऊपर अर्थात लिफाफे के ऊपर टिकट को लगा दिया। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, अर्थात अपने मुट्ठी से जोर से प्रहार किया और उसे उस लिफाफे के ऊपर चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वो लेटर उस मेल बॉक्स में, पत्र पेटी में पड़ा, उस क्षण क्या हुआ आप ध्यान दें। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जो पोस्ट मास्टर था वो उसे खोलने जाता है। इट सेड, और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ध्यान दें। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, हे ईश्वर, जिस पैसे को हमने आपसे मांगा था, जितने पैसे हमने आपसे डिमांड किए थे, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए जो 30 पीसोज हैं वो भी मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे मेल के द्वारा हम तक ना भेजें। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये बेईमानों का, धोखेबाजों का एक समूह है, लेंचो, और ऐसा करके वो अपना साइन लेंचो करता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब आप इस पूरे लेसन को देखेंगे तो आपको दो बातें यहाँ पे समझनी होंगी। फर्स्ट वन इज, यहाँ पे पहली जो बात है वो ये है कि ईश्वर में लेंचो का अथाह विश्वास था। दूसरी बात जो यहाँ पे जहाँ तक हमें समझ में आती है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आती है, जैसा कि आप सुनते होंगे, धर्म करो तो धक्का पाओ, वो वाली भी बात यहाँ पे यथार्थ साबित होती हुई नज़र आ रही है। चूँकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उसकी हेल्प करने की प्रयास किया था, उसकी सहायता की थी, और ठीक इसके विपरीत उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहा गया, अर्थात धोखेबाज कहा गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।